अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू पाकिस्तान अदबी फोरम। दोस्तों, हमने इस प्लेटफॉर्म से एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम आपको मुख्तलिफ मकामात की मुख्तलिफ मुल्कों की सैर करा रहे हैं। यानी ये हम मुख्तलिफ सफ़रनामे आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इससे पहले हम फ़िजी का एक सफ़रनामा जज़ायर फ़िजी का एक सफ़रनामा पेश कर चुके हैं। आज हम आपके लिए एक और सफ़रनामा लेकर हाजिर हुए हैं। ये न्यूज़ीलैंड के एक सफ़र का सफ़रनामा है जो मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का लिखा हुआ है। जो जब उन्होंने न्यूज़ीलैंड का सफ़र किया तो उन्होंने अपने सफ़रनामा तहरीर किया था, तो हम उसी से इस्तिफ़ादा करते हुए हम न्यूज़ीलैंड के कुछ मालूमात आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। न्यूज़ीलैंड जनूबी बहरुल काहिल के मुतअद्दिद जज़ीरों पर मुश्तमिल एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जो ऑस्ट्रेलिया से जनूब मशरक़ में 1000 मील के फासले पर वाक़ है। चूँकि जनूब में अंटार्कटिका तक न्यूज़ीलैंड के बाद कोई और आबादी नहीं है, इसलिए उसे जनूब में दुनिया का आखिरी मुल्क कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यूँ तो इस मुल्क में कई छोटे छोटे जजीरे भी हैं, लेकिन बड़े जजीरे जिन पर मुल्क की भारी अक्सरियत आबाद है और जो बड़े शहरों पर मुश्तमिल हैं, दो ही हैं। एक को शुमाली जजीरा और दूसरे को जनूबी जजीरा कहा जाता है, और उनके दरमियान 20 मील चौड़ी आबनाए कुक हाइल है। चुनाचे शुमाली जजीरे से जनूबी जजीरे की तरफ जाने के लिए जहाज़ और कश्तियाँ ही इस्तेमाल होती हैं, और अगर कारों या बसों के ज़रिए सफ़र हो तो ये कारें और बसें भी जहाज़ पर सवार होकर जनूबी जजीरे में पहुंचती हैं। मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 1,03,500 मुरबा मील में फैला हुआ है। शुमाली जजीरे की इब्तदा से जनूबी जजीरे की इंतहा तक मुल्क की लंबाई 995 मील है और मशरक़ व मगरब के दरमियान चौड़ाई 280 मील। इस वसी रकबे में आबादी कुल 40 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, यानी सिर्फ कराची शहर की आबादी का भी तकरीबन 1/3। मुल्क का दारुल हुकूमत वेलिंगटन है जो शुमाली जजीरे के जनूबी सिरे पर वाक़ है, और उसके अलावा 3 बड़े शहर और हैं। ऑकलैंड जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, और क्राइस्ट चर्च और हैमिल्टन। न्यूज़ीलैंड में आबादी तो मालूम तारीख के मुताबिक 1000 ईस्वी से चली आती है। यहाँ की मकामी आबादी को माओरी कहा जाता है। ये गंदमी रंग की एक नस्ल है जो इस मुल्क में आबाद चली आती थी। कहते हैं कि सबसे पहले 1642 ईस्वी में एक डच जहाज़रान ने इस इलाके पर उतरने की कोशिश की, लेकिन माओरी कबाइल ने इसे मार भगाया। फिर 1769 ईस्वी में बरतानवी निजात कैप्टन जेम्स कुक ने न्यूज़ीलैंड पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। शुरू में माओरी कबाइल ने मुसल्लह मज़ामत की, लेकिन बिलाखिर कुक ने उन पर काबू पा लिया और रफ्ता रफ्ता वहाँ बरतानिया के अफराद आकर आबाद होना शुरू हो गए। यहाँ तक कि 19वीं सदी में वो न्यू साउथ वेल्स की बाकायदा नौ आबादी यानी कॉलोनी बन गया। 1840 ईस्वी में माओरी कबाइल ने मुल्क पर बरतानिया के हक़ में अपनी हाकमियत से दस्तबरदारी पर आमादगी ज़ाहिर की, जिसके बदले में उनसे वादा किया गया कि इनके जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और जिन ज़मीनों पर वो काबिज़ हैं इन पर इनका कब्ज़ा बरकरार रखा जाएगा। इसके बावजूद माओरियों से छोटी मोटी जंगें जारी रहीं, यहाँ तक कि 1847 ईस्वी में इन्हें मुकम्मल तौर पर ज़ेर कर लिया गया। 1852 में न्यूज़ीलैंड को एक दस्तूरी एक्ट के ज़रिए एक खुद मुख्तार और एक मुस्तकिल मुल्क करार दे दिया गया जो दौलत मुश्तरका का आज़ाद रुकन है, मगर गवर्नर जनरल बरतानिया के बादशाह या मुल्क के नुमाइंदे की हैसियत से नामज़द किया जाता है, जिसकी हैसियत महज अलामती है। असल इख्तियारात पार्लियामेंट की मुंतखब काबीना को हासिल हैं, जिसका सरबराह वज़ीर आज़म होता है। माओरियों से शुरू में अगरचे ये वादा किया गया था कि उन्हें उनकी ज़मीनों पर बरकरार रखा जाएगा, लेकिन जूँ जूँ बरतानवी बाशिंदे यहाँ आकर आबाद होना शुरू हुए, माओरियों को इनकी ज़मीनें बेचने पर मजबूर किया गया, जिस पर उन्होंने फिर मज़ाहमत की और बरतानवी आबादकारों से उनकी लड़ाइयाँ फिर शुरू हो गईं। 1860 की दिहाई में ये जंगें जारी रहीं, लेकिन बिल आखिर बरतानवी आबादकार गालिब आए और माओरियों को हथियार डालने पड़े। इसके बाद से माओरी कौम ने कोई काबिल ज़िक्र मज़ाहमत नहीं की और अब वो न्यूज़ीलैंड की हुकूमत के ताबे फरमान होकर मुल्क के आम शहरियों की तरह रहते हैं। पार्लियामेंट में उनकी कुछ नशिस्तें भी मखसूस हैं,
और अब हुकूमत उनकी सकाफत को भी फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है। चूँकि न्यूज़ी लैंड एक ज़रख़ेज़ मुल्क है, इसलिए आलम इस्लाम के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में बहुत से मुसलमान भी यहाँ आकर आबाद हो गए हैं, जिनकी तादाद अब शायद 1 लाख के लगभग हो। यहाँ के मुसलमानों की तरफ से मुझे पहले कई मरतबा न्यूज़ी लैंड आने की दावत दी गई, लेकिन मुख्तलिफ़ असबाब की बिना पर अब तक ये सफ़र हो नहीं पाया था। बिलाखिर शवाल 1426 हिजरी के तीसरे हफ्ते में मेरा इस मुल्क में जाना मुकद्दर था। चुनांचे बुध 13 शवाल 1426 हिजरी बमुताबिक 16 नवंबर 2005 ईस्वी का दिन गुजार कर रात 1 बजे सफ़र के लिए रवानगी हुई और जुमा 15 शवाल 18 नवंबर को न्यूज़ी लैंड के वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे न्यूज़ी लैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड पर जहाज़ उतरा। न्यूज़ी लैंड का वक्त पाकिस्तान से 8 घंटे आगे है, जिसका मतलब ये है कि उस वक्त पाकिस्तान में जुमेरात की रात के 12 बज रहे थे और इस तरह यह सफ़र 23 घंटे में तय हुआ, जिसमें बीच में हांगकांग से तैयारा बदलने का वक्त 3 घंटे भी शामिल है। न्यूज़ी लैंड चूँकि दुनिया के बेशतर ममालिक से दूर अलग थलग वाक़ है, इसलिए वहाँ के हालात से भी हम लोगों को ज़्यादा वाकफियत नहीं थी। चुनांचे ये भी मालूम नहीं था कि इस दूर अफ्तारदा मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद और आबाद हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुनासिब तादाद में साहिब इस्तेदाद उलमा भी हैं, जो अक्सर हिंदुस्तान के दीनी मदारस के तालीम याफ्ता भी हैं। इनमें से मौलाना खलील नादात साहब मेरे दाई और मेज़बान थे। ये डाबेल के मशहूर दीनी मदरसे के फारिग तहसील हैं और माशाअल्लाह इल्मी ज़ौक़ के हामिल कबील इस्तेदाद और आलम दीन है, जो साल हर साल से न्यूज़ी लैंड में दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ऑकलैंड शहर बहरुल काहिल के किनारे छोटे छोटे पहाड़ों के दरमियान आबाद है। बहुत से मोहल्ले इन पहाड़ों के नाम से मौसूब हैं। इन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम माउंट रोस्किल है, जिसके इर्द गिर्द एक वसी मोहल्ला भी इसी नाम से पुकारा जाता है। इसी मोहल्ले में एक खूबसूरत मस्जिद उमर कहलाती है, जो खासे वसी रकबे पर तामीर हुई है और इसके साथ बच्चों की तालीम का एक मदरसा भी कायम है। डाबील ही के फारिग तहसील एक नौजवान आलम दीन मौलाना मोहम्मद साहब इसके इमाम हैं। इस मस्जिद की वजह से मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने मस्जिद के कुर्ब जवार में रहाइश इख्तियार की हुई है। जिस रोज़ मैं ऑकलैंड पहुंचा वो जुमा का दिन था और मौलाना खलील साहब वगैरह ने इसी मस्जिद उमर में मेरी जुमा की तकरीर का ऐलान किया हुआ था। ये देखकर खुशगवार हैरत हुई कि माशाल्लाह मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी और इसमें 30 से ज़्यादा मुल्कों के मुसलमान शीर व शकर होकर नमाज अदा कर रहे थे। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के अलावा मिस्र, शाम, इराक, अलजायर, मराकश, अफ़गानिस्तान, सूडान, सोमालिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और ना जाने कितने मुल्कों के मुसलमान हैं जो यहाँ आकर आबाद हो गए और ये मस्जिद उनका मुश्तरक इज्तिमाई मरकज़ है। 10 रोज़ा क़याम के बाद मेरी बेशतर नमाजें इसी मस्जिद में हुई और उसकी बिना पर यहाँ के नमाजियों से ऐसा ताल्लुक़ कायम हो गया जैसे हम बरसों से एक दूसरे से वाकिफ़ हैं। अरब हजरात की भी खासी तादाद यहाँ 5 वक्ता नमाज में शरीक होती थी। इनके इसरार पर रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद मुख्तसर सा दरस हदीस अरबी ज़बान में होता रहा, जिसमें अरब भाई बड़े ज़ौक़ व शौक़ से शरीक होते थे। एक पाकिस्तानी निजात ताजिर जनाब मोहम्मद अली साहब यहाँ के मुमताज़ मुसलमान तुज्जार में से हैं और यहाँ की दीनी सरगर्मियों में बड़े जज्बे के साथ हिस्सा लेते हैं। उन्होंने एक करीबी मोहल्ले माउंट एल्बर्ट में अपना एक नया घर तामीर किया है, जिसमें वो अभी मुंतकिल नहीं हुए। उन्होंने मेरे क़याम के लिए अपने इस घर की पेशकश की, जो अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की रहायशी सहूलियात से आरास्ता था। यह इलाका भी बड़ा पुरसकून था और उसमें क़याम हर तरह आरामदेह साबित हुआ। जनाब मोहम्मद अली साहब और उनकी अहलिया ने राहत रसानी में कोई दकीका फ़रोगुज़ाश्त नहीं किया। अल्लाह ताला उन्हें इसकी जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आमीन। चूँकि ये मकान मस्जिद से कदरे फासले पर था, इसलिए मौलाना खलील साहब और मौलाना इम्तियाज़ साहब ने हर नमाज के लिए मस्जिद ले जाने की ज़िम्मेदारी बड़ी मोहब्बत से निभाई और हर तरह की खातिर मुदारात में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑकलैंड में माशाल्लाह 1 दर्जन के करीब मस्जिदें हैं और हर मस्जिद के साथ बच्चों के हिफ्ज़ व नाज़रा और इब्तदाई दीनियात की तालीम का इंतज़ाम है। ऑकलैंड में मेरा क़याम 1 हफ़्ता रहा। ये मुल्क चूँकि ख़त उस्तवा के इंतहाई जनूब में वाक़ है, इसलिए नवंबर इसमें आती गर्मियों का महीना है और दिन बहुत बड़ा हो रहा था।
एक हफ्ता के क़याम में हर रोज़ असर से मगरिब तक आकलैंड की किसी न किसी मस्जिद में मेरा खिताब होता था। बाज़ खिताबात उर्दू में और बाज़ अंग्रेज़ी में हुए। हर जगह जाकर मस्जिद के अइम्मा और मुंतज़मीन को दीनी और दावती सरगर्मियों में मशगूल पाया। आकलैंड में जो दूसरे उलमा मसरूफ़ खिदमत हैं, इनमें मौलाना इसहाक साहब, मौलाना अबू बकर साहब और मौलाना मंजूर साहब बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र हैं। जिन मगरबी मुल्कों में मुसलमान अक़लियत में हैं, वहाँ का बहुत बड़ा बल्कि मेरी नज़र में सबसे बड़ा मसला बच्चों की तालीम और तरबियत है। इन मुल्कों की तालीम गाहें मुसलमान बच्चों और बच्चियों के लिए एक बहुत बड़े फितने से कम नहीं हैं। अगरचे मुसलमान वालिदैन अपने बच्चों को मगरबी तर्ज के स्कूलों में पढ़ाने के साथ साथ उन्हें शाम के वक्त मसाजिद के साथ कायम मकतबों में से भी वाबस्ता रखते हैं, यानी शाम के वक्त बच्चे उन मकतबों में कुरान करीम और इब्तदाई दीनियात की तालीम हासिल करते हैं। नीज़ बहुत सी मसाजिद और इस्लामी मराकज़ में संडे स्कूलों का निज़ाम भी कायम है, जिनमें इतवार की छुट्टी के दिन सुबह के वक्त में भी बच्चों को दीनी तालीम देने का इंतज़ाम है। लेकिन ज़ाहिर है, जिन इदारों में बच्चा हमा वक्ती तालीम हासिल करता हो और जहाँ औकात कार का बेशतर हिस्सा गुजारता हो, उनके माहौल के असरात को इस घंटे 2 घंटे में धोना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस मसला का कोई हल इसके सिवा नहीं कि मुसलमान असली तालीम के लिए भी अपने इदारे खुद कायम करें और अपने बच्चों को अपने माहौल में तालीम देने का इंतज़ाम करें। मैं उन ममालिक में जहाँ भी जाता हूँ, इस काम की तरफ मुसलमानों को ज़रूर मुतवज्जो करता हूँ। आकलैंड के 8 रोज़ा क़याम में ज़्यादा वक्त तो मज़कूरा बाला मशागल में गुजरा, लेकिन दरमियान में शहर के बाज़ तफरीही मकामात पर भी जाने का इत्तेफाक हुआ। ये शहर बहरुल काहिल के किनारे इस तरह वाक़ है कि समुंदर की शाखें जगह जगह शहर में फैली हुई हैं और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को बाहम मिलाने के लिए पुल बने हुए हैं। छोटे छोटे पहाड़ भी जगह जगह फैले हुए हैं और सब्ज़ा तो इतना ज़्यादा है कि खुश्क ज़मीन नज़र नहीं आती। समुंदर के बहुत से साहिल सरसब्ज़ पहाड़ों के दामन में वाक़ हैं, जहाँ समुंदर की मौजें अपने इन पहाड़ों से आकर टकराती हैं और पहाड़ों और समुंदरों का ये अमेज़ा कुदरती मनाज़र के शायकीन के लिए एक दिल आवेज़ तोहफ़े से कम नहीं है। पहाड़ों की बुलंदी से नज़र डालें तो एक तरफ सब्ज़ा और गुल के दरमियान खूबसूरत इमारतें और दूसरी तरफ समुद्री शाखों का जाल कुदरत की सनाई का वो मंजर पेश करती हैं जिसके नज़ारे से नज़र सैर नहीं होती। अगरचे वहाँ आजकल गर्मियों की आमद थी, लेकिन हम कराची वालों के लिए मौसम अच्छा खासा ठंडा और नहायत खुशगवार था। यहाँ सख्त तरीन गर्मी दिसंबर जनवरी में होती है, मगर इसमें भी दर्जा हरारत 30 से अमूमन आगे नहीं जाता। चूँकि आबादी ज़्यादा नहीं है, इसलिए माहौल में आलूदगी भी ज़्यादा नहीं और आबो हवा बड़ी सेहत बख्श है। अलबत्ता कहा जाता है कि यहाँ की धूप के सामने ज़्यादा वक्त रहने से जल्द ख़राब हो जाती है और वजह यह बयान की जाती है कि ओजोन में जो शगाफ बयान किया जाता है वो इसी जगह है। लिहाजा धूप की शुआएँ ओजोन से छनने के बजाय बराह रास्त जिस्म पर पड़ती हैं, जिनसे जिस्म झुलस जाता है और इस बिना पर यहाँ जल्द के सरतान की बीमारी बकसरत पाई जाती है। मंगल 19 शव्वाल को हमारे मेज़बानों ने हमें न्यूजीलैंड के दारुल हुकूमत वेलिंगटन ले जाने का प्रोग्राम बनाया था। वक्त की किल्लत की बिना पर यह सफ़र हवाई जहाज़ से होना था, लेकिन न्यूजीलैंड के कुदरती मनाज़र से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए उन्होंने ये इंतज़ाम किया था कि आकलैंड से तकरीबन 300 मील की मुसाफत पर वाक़ यहाँ के मशहूर सयाहती शहर रूतरवा तक हमारा सफ़र कार के ज़रिए हो। फिर यहाँ से गुजरिया हवाई जहाज़ वेलिंगटन पहुँचे। चुनांचे हम अलसुबह कार के ज़रिए आकलैंड से रवाना हुए। शहर से निकलते ही हसीन कुदरती मनाज़र का एक जहान आबाद नज़र आया। अल्लाह ताला ने जो इस मुल्क को कुदरती हुस्न अता फरमाया है, वो शाज़ व नादर ही किसी और मुल्क के हिस्सा में आया होगा। सरसब्ज़ वादियाँ, सब्ज़ा गुल से लदे हुए पहाड़, जिनके सरों पर पाइन के खुशनुमा दरख्त मीलों तक कतार बांधे नजर आते हैं। थोड़े थोड़े वक्फों से खुशनुमा झीलें, वादियों के नशेबो फराज पर नज़र अफरोज़ चरागाहें, जिनमें ऊन से लदी हुई भेड़ों के गले और कहीं कहीं खूबसूरत हिरन चरते हुए मिलते हैं। तकरीबन 3 घंटे का ये बर्री सफ़र बड़ा दिलचस्प और सुरूर अंगेज़ था। बिल आखिर मौलाना खलील साहब ने जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, कार एक पहाड़ के दरमियान बाल खाती हुई सड़क के किनारे रोकी और हमें नीचे उतरकर नज़ारा करने की दावत दी। सड़क के किनारे पहुंचे तो नज़र के सामने एक दिल आवेज़ आबशार था,
जो पूरे जोशो खरोश के साथ पहाड़ की ढलान पर पत्थरों से टकराता हुआ वादी में गिर रहा था। पानी की तेज बहाव और पत्थरों से उनके टकराने की वजह से पानी में खुशनुमा रंग पैदा हो रहे थे। इस आबशार के ऐन ऊपर एक लकड़ी का पुल भी बना हुआ था। वहां पहुंचकर कुदरत की इस हसीन तख्लीक का नज़ारा और भी ज़्यादा हसीन हो जाता है। यहाँ से कुछ फासले पर टापो के नाम से एक वसी अरीज और खूबसूरत झील है, जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कहलाती है। हम थोड़ी देर के लिए इस झील के किनारे भी रुके, जिसे क्वींसटाउन के बाद न्यूजीलैंड का दूसरा बड़ा सयाहती मरकज़ समझा जाता है। झील ही के नाम पर करीब ही आबाद शहर का नाम भी टापो है। झील का पानी नहायत ठंडा और मीठा है, लेकिन करीबी पहाड़ से पानी की एक नाली झील में गिर रही है। इस नाली का पानी तेज गर्म है। गालबन इस पहाड़ी में लावा मौजूद है, जिसकी बिना पर यह पानी नहायत गर्म हो गया है। टापू से रवाना होकर दोपहर 1 बजे के करीब हम रोतरबा शहर में दाखिल हुए। यहाँ कुदरत का वो नज़ारा देखने को मिला जो कम अज़ कम मैंने दुनिया में कहीं और नहीं देखा। यहाँ एक जिंदा आतिशफ़शां पहाड़ है, जिससे 24 घंटे लावा उबलता रहता है। ये लावा ना तो बुझ कर मुर्दा हुआ है और ना इसकी कमियत और कैफियत ऐसी है जो आसपास की आबादी पर तबाही लाए। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मामून रख कर अपनी कुदरत का यह नज़ारा दिखाने के लिए इस इलाके को मुंतखब किया है। ये तकरीबन 2 किलोमीटर में फैला हुआ रकबा है, जिसमें जगह जगह ज़मीन में तनूर के मुंह की तरह भट्टियाँ नजर आती हैं और इनके आसपास की सारी ज़मीन कहीं खुश्क और फुलफली और कहीं दलदल की तरह तर है। ये दलदल लावे के असर से मुसलसल उछलती रहती है और बाज़ भट्टियों से सफ़ेद और गर्म भाप की शक्ल में और बाज़ से खोलते हुए पानी की शक्ल में पानी उबलता है और बाज़ मरतबा 25 मीटर की बुलंदी तक चला जाता है। इस इलाके को दूर से देखा जाए तो मालूम होता है कि जगह जगह आग के अलाव से धुआं उठ रहा है। इंतहाई सरसब्ज और शादाब और ठंडी वादियों के ऐन दरमियान उबलती हुई आतशी भाप का ये मंजर बड़ा इबरत खेज है। हदीस में है कि अल्लाह ताला ने जहन्नम को नफसानी ख्वाहिशात की दिलफरेबी से घेरा हुआ है। इस इंतहाई हसीन इलाके में आग की भट्टियों का ये खौफनाक मंजर इस हदीस का एक महसूस नमूना मालूम होता है। अगरचे साल हर साल से ये इलाका लावे की किसी तबाहकुन उबाल से महफूज चला आता है, लेकिन कौन जान सकता है कि कब इसमें ज़िंदगी की मज़ीद हरकत पैदा हो और ये जगह जो सयाहों की दिलचस्पी का बहुत बड़ा मरकज़ बनी हुई है, किसी वक्त रूह फर्जा नज़ारे दिखाने लगे। रोतरवा शहर में एक तरफ ये आतिशफ़शां पहाड़ है, जिसके उबलते हुए लावे से आसपास की फ़िज़ा में एक अजीब किस्म की बू बसी हुई है, और दूसरी तरफ एक खुश मंजर झील है जो पानी के शायकीन के लिए तफरीह के बहुत से सामान रखती है। इसलिए ये शहर सयाहों का बहुत बड़ा मरकज़ है। कदम कदम पर उनके लिए क़यामगाहों का इंतज़ाम है। न्यूजीलैंड अनवाओ अक़साम के परिंदों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। 2 परिंदे ऐसे हैं जो सिर्फ न्यूजीलैंड ही में देखे जा सकते हैं। इनमें से एक कीवी है, जो घने जंगलात के अंधेरे में ही में रह सकता है। यहाँ रोतरबा के आतिशफ़शां इलाके के बाहर अजायब घर के एक कमरे में अंधेरी फ़िज़ा पैदा करके ये परिंदा रखा गया है। इसे ये पहली बार यही देखा। दूसरा परिंदा पेंगुइन है। ये अंटार्कटिका के बर्फ़ानी इलाके का परिंदा है जो सिर्फ बर्फ़ में ज़िंदा रहता है। चुनांचे ऑकलैंड के एक म्यूज़ियम में चारों तरफ बर्फ़ के तोते रखकर ये परिंदे महफूज किए गए हैं और शीशे के पीछे से इनकी ज़ियारत की जाती है। अल्लाह ताला की मखलूक के ये मुख्तलिफ रंग हैं कि कोई अंधेरे के बगैर ज़िंदा नहीं रहता, तो अल्लाह ताला ने इसके लिए अंधेरा पैदा फरमाया और इसी अंधेरे में इसे रिज़्क मिल रहा है। और कोई बर्फ़ के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, तो इसके लिए बर्फ़ानी तोतों की फ़िज़ा मुहैया है और इसी में इसके रिज़्क का सामान हो रहा है। यहाँ महदूद तादाद में कुछ मुसलमान भी आबाद हैं। नमाज ज़ोहर का वक्त हो चुका था और हमें नमाज अदा करने की फ़िक्र थी। हमारे रहनुमाओं ने हमें एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने ला खड़ा किया। इस रेस्टोरेंट में एक तुर्की नौजवान गोश्त भून भून कर फ़रोख्त कर रहा था। मालूम हुआ कि इस गैरतमंद मुसलमान ने अपने रेस्टोरेंट के बालाई मंजिल को जमात खाना बनाया हुआ है। हम उस जमात खाने में पहुँचे तो वहाँ मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग सफ़े बिछी हुई थी। वज़ू का भी इंतज़ाम था और एक अलमारी में कुरान मजीद और दीनी और दावती किताबें भी रखी हुई थी। ये बालाई मंजिल नीचे के रेस्टोरेंट से ज़्यादा कुशैदा थी और इस महंगे इलाके में बालाई मंजिल को नमाज के लिए मखसूस करके उस तुर्की नौजवान ने जिस दीनी जज्बे का सबूत दिया वो नहायत काबिल कदर है।
मालूम हुआ कि तबलीगी जमातें भी यहीं आकर ठहरती हैं और उनकी रहाइश के अलावा खाने पकाने का भी यहाँ इंतज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून व इत्मीनान से हमने यहाँ नमाज ज़ोहर अदा की, दोपहर का खाना खाया और उसके बाद एयरपोर्ट रवाना हो गए और 1 घंटे की परवाज़ के बाद वेलिंगटन के हवाई अड्डे पर उतरे। न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत वेलिंगटन शुमाली जजीरे के इंतहाई जनूबी सिरे पर समुंदर के किनारे वाक़ है और यहाँ बेशतर औक़ात बहुत तेज़ हवाएं चलती रहती हैं, इसीलिए इसे विंडी वेलिंगटन कहा जाता है। हम हवाई जहाज़ से नीचे उतरे तो इन्हीं तेज़ बर्फ़ानी हवाओं ने इस्तकबाल किया, यहाँ तक कि हवाई अड्डे की इमारत तक पहुँचना मुश्किल हो गया। हवाई अड्डे पर मौलाना आमिर मुबारकपुरी साहब इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ये हिंदुस्तान के मशहूर मुहक्किक व मुसन्निफ़ मौलाना काजी अतहर मुबारकपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के नवासे हैं और बज़ाते ख़ुद बड़े साहिब इस्तेदाद आलम हैं। अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों पर अबूर रखते हैं और मुताले और तहकीक का ज़ौक़। मेरे न्यूजीलैंड पहुंचने के अगले ही दिन ये आकलैंड तशरीफ़ ले आए थे और आकलैंड में जो प्रोग्राम हुए इनमें से अक्सर में शरीक रहे और मेरे सफ़र वेलिंगटन से 1 दिन कबल वापस वेलिंगटन आ गए थे। वेलिंगटन में 3 बड़ी मस्जिदें हैं। सबसे मरकज़ी मस्जिद जो कल्ब शहर में वाक़ है, मौलाना इसके इमाम व ख़तीब भी हैं और मस्जिद के तहत जो इस्लामी मरकज़ कायम है उसके तहत तदरीस और दावत के कामों में सरगर्मी से हिस्सा लेते हैं और यहाँ के मुसलमानों में बड़े मकबूल हैं। ये शहर पहाड़ों और समुद्री शाखों से भरा हुआ है। ज़्यादातर मकानात पहाड़ों की ढलान पर वाक़ हैं और समुंदर के साहिल, जिनके एक तरफ सरसब्ज़ पहाड़ और दूसरी तरफ समुंदर मौजूद नज़र आता है, बड़े खुश मंजर हैं। वस्त शहर का इलाका नई इमारतों से मुज़य्यन है। शहद चूँकि न्यूजीलैंड की ख़ास पैदावार है, इसलिए पार्लियामेंट की इमारत शहद के छत्ते की शक्ल में बनाई गई है और ये एक अजीबोगरीब टेक्नोलॉजी यहाँ आम है कि बनी हुई इमारत को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाता है। शहर के इसी हिस्सा में एक कई मंजिला इमारत हमें दिखाई गई जो पहले सड़क के दूसरे किनारे पर वाक़ थी, उसे उठाकर यहाँ मुंतकिल कर दिया गया। आकलैंड में एक जगह हमने मकान उठाने का मंजर खुद देखा। वहाँ बने बनाए मकानात की एक मार्केट है। ख़रीदार को जो मकान पसंद हो वो उठा कर ले जाता है और जिस प्लाट पर चाहे उसे फिट कर देता है। ये अजीबो गरीब तरीक़ाकार भी मैंने किसी और मुल्क में देखा या सुना नहीं था। लकड़ी के मकानात में तो ये बात इतनी मुश्किल नहीं, लेकिन यहाँ के हजरात का कहना है कि ये अमल सीमेंट से बनी हुई इमारतों के साथ भी किया जाता है। चुनाचे वेलिंगटन में जिस इमारत को मुंतकिल किया गया वो सीमेंट की इमारत थी। बुध 20 शवाल की सपहर हम वेलिंगटन से बजरिया हवाई जहाज़ न्यूजीलैंड के चौथे बड़े शहर हैमिल्टन पहुँचे। ये भी बड़ा सरसब्ज़ शादाब शहर है और मुसलमानों की बड़ी तादाद यहाँ आबाद है। यूँ तो न्यूजीलैंड कुदरती मनाजर से भरा पड़ा है, लेकिन कहा जाता है कि इसका सबसे ज़्यादा खूबसूरत इलाका जनूबी जजीरे में क्वींसटाउन है। दौरा न्यूजीलैंड के आखिर में हमारे मेज़बानों ने एक हवाई जहाज़ के ज़रिए वहाँ ले जाने का प्रोग्राम बनाया। अलग सुबह आकलैंड से रवाना होकर जहाज़ क्राइस्ट चर्च रुका, जो मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ भी मुसलमान खासी तादाद में आबाद हैं। उसके बाद उसने क्वींसटाउन पहुँचाया, जो वाक़तन अपने कुदरती हुस्न जमाल में अपनी मिसाल आप है। 3 तरफ बर्फ़पोश पहाड़ों के दरमियान एक कुदरती झील और इसके दरमियान निकले हुए सरसब्ज़ जजीरे ने सारे इलाके को गैर मामूली हुस्न अता कर दिया और मीलों तक कार में सफ़र करें तो हर थोड़ी देर बाद एक नया मंजर दावते नज़ारा दे रहा है। क्वींसटाउन से वापसी के बाद 1 दिन मज़ीद आकलैंड में गुजार कर 24 शवाल की सुबह रवानगी हुई और 25 शवाल की सुबह बफज़ल ही ताला कराची वापसी हो गई। दोस्तों, ये था मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का सफ़रनामा, जिसमें उन्होंने आपको न्यूजीलैंड की सैर कराई। उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे ही और सफ़रनामे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।